नमस्कार, मैं हूँ रजनी कौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ अफेयर 24, एक ऐसा चैनल जहां पर हर मुद्दे को बड़े बेबाक तरीके से सच के साथ दिखाया जाता है। इसी विषय पर आज मैं यहाँ मौजूद हूँ एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा लेकर। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पिछले कई समय से पर्यावरण संरक्षण को लेकर न्यूज़ अफेयर 24 ने अपनी एक मुहिम चला रखी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर उसकी समस्याएं, उसके समाधान पर हम बात करते हैं। हालांकि लोगों के लिए मुद्दा कई बार ऐसा होता है कि बातचीत में खत्म हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है या हमारी टीम को लगता है कि ये हमारे आने वाले समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जैसा कि आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, वो विषय बहुत ही सेंसिटिव है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने केंद्र सरकार की एक ऐसी परिभाषा को मंजूरी दी है जिसके अंदर अरावली पहाड़ियों के वो भूभाग आकृतियां जिनके आसपास की जमीन कम से कम 100 मीटर की ऊंचाई के आधार पर उनको परिभाषित किया गया है। और ये माना गया है कि छोटी ऊंचाई की पहाड़ियां, टीले, रिज या ढलान वाले इलाके, हल्के ऊंचे हिस्से जो पहले अरावली के हिस्से माने जाते थे, अब कानूनी रूप से अरावली नहीं माने जाएंगे। हालांकि सुनने में ये तीन लाइनें बहुत सिंपल हैं, लेकिन आप ये सोचिए, अरावली यानी कि हमारे देश की वो पर्वत श्रृंखला जो ढाल के रूप में कई सदियों से हमारे बीच मौजूद है। ये कोई छोटा विषय नहीं है जिसके ऊपर हम चुप रह सकें। तो इसी विषय पर आज मैं बात करने आई हूँ, जिनसे बात करने आई हूँ उनकी वो किसी परिचय के मोहताज बिल्कुल नहीं है। मेवाड़ के महाराणा है। हमारी मेवाड़ी संस्कृति, उस मेवाड़ के जहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए हैं, वे महाराणा, वो समाज जिन्होंने सदैव प्रकृति को अपने साथ जोड़ के रखा है। मैं आज बात कर रही हूँ महाराणा विश्वराज सिंह जी की। और मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि उनका परिचय क्या है, शायद मेरे शब्दों में वो बहुत छोटा भी होगा, लेकिन उनसे बात करने का आज जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो इसीलिए है क्योंकि उनकी पकड़ प्रकृति के क्षेत्र में बहुत अच्छी है। प्लस वो विधायक हैं, वो हमारी ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जहाँ तक हम चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया है इस टॉपिक पे बात करने के लिए। आपको धन्यवाद मैं देता हूँ मुझसे बात करने के लिए। जी और ये टॉपिक तो ज़रूरी टॉपिक है। जी, मतलब आप तो ये मानते ही हैं कि इसके ऊपर बात करना नहीं, अब इसके ऊपर क्रियान्वयन बहुत ज़रूरी है। वो तो है ही है। जी समय तो आ गया है क्योंकि पर्यावरण का जो विषय है वो दुनिया भर में गूंज रहा है। जी 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 और अब तो आगे कदम उठाने के समय है। जी। तो अब आप मुझे ये बताइए सर कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, आप जानते ही हैं क्या ऑर्डर है। तो सर इसमें कितनी सच्चाई है और ये हमारे लिए कितना खतरनाक विषय है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जी तो उसको एक आदेश के नज़रिए से ही देखना चाहिए। जी और सच्चाई पे प्रश्न चिन्ह तो ऐसे उठा नहीं सकते हैं एक जी जी आदेश के ऊपर। जी लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, यह आदेश माइनिंग सब्जेक्ट को लेते हुए, खनन को सब्जेक्ट लेते हुए ये ऑर्डर दिया गया है। जी और इन अगर आप कहें, उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 100 मीटर और 100 मीटर से ऊंचे जो पहाड़ हैं उनको अरावली माने जाएंगे जी 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 खनन के विषय में। जी। और बाकी नहीं माने जाएंगे अरावली के हिस्से। हम्म। अब साधारण तौर पे एक तो ये प्रश्न उठता था कि ये आदेश की ज़रूरत क्या ज़रूरत थी। ही क्या थी सर। और भले अरावली के 90% जाए, भले अरावली का 1% 1% जाए, जाए। जितना भी परसेंटेज जाए, लेकिन अरावली को एक तरफ से छूने की क्या ज़रूरत थी जी, जब ऑलरेडी अभी भी खनन चल रहे हैं अरावली में। कई जबकि वो संरक्षण इलीगल क्षेत्र में आती है उसके बावजूद भी। आती है। और काफ़ी कुछ खनन इलीगल भी है, विदाउट परमिशन भी चल रही है। जी वो जी अखबारों में कभी आते रहते हैं ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स। जी तो जब ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आप इस तरह से कर सकते हो, तब भी इतना नुकसान हो रहा है। जी जी तो एक बार आप एक आदेश का की खिड़की खोल देंगे जी जी। तो आगे तो और नुकसान तो होने और वाला है। नुकसान होना ही है। जी सर। जहाँ तक जब मैं किसी माइनिंग इंडस्ट्री से सर में मिली थी तो उनका ये कहना था कि गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में अरावली फैली हुई है, इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, लेकिन सिर्फ 2% पहाड़ियाँ ही ऐसी है जो खनिज से भरी हुई है। यानी कि खनन क्षेत्र में अगर हम देखा जाए तो 2% पहाड़ियाँ, 92 शायद वन्य जीवों के लिए, या हम ये कह सकते हैं प्राकृतिक संपदा है, मतलब औषधियाँ हैं, इससे भरी हुई है। तो बाकी पहाड़ियों को सर जो विखंडित किया जा रहा है, जो छेदा जा रहा है, उसकी वजह आप क्या मानते हैं। अम,
जो 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 कम प्रतिशत जो आप कह रहे हैं कि जहाँ जी पे जी माइनिंग हो सकता है वो जी, जो, वो 2% ही है सर, ऐसा कहना है। तो भले 2%, अगर ये आंकड़े सही भी है, अगर 2% ही पहाड़ हैं जो खनन के लिए इस आदेश के ज़रिए खनन के लिए अवेलेबल होंगे, फिर भी 2% को भी छूने के लिए आज के ज़माने में क्या ज़रूरत है, जब जी पर्यावरण का विषय इतना महत्वपूर्ण हो जी चुका जी है। जी 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 और इससे क्या लाभ होने वाला है? मेरे ख्याल से इससे नुकसान ज़्यादा होगा। जी। आपको क्या लगता है सर कि क्या नुकसान हो सकते हैं? एक तो आगे देख, अभी ये जैसे मैंने कहा, ये जो आदेश की खिड़की अब खुल गई है। जी, पहले ये अनुमति नहीं थी, फिर भी हम देख रहे हैं कितना हो ही रहा नुकसान है हुआ सर। है। जी अब इस आदेश के तहत कुछ पहाड़ के ऊपर जो आप पहाड़ नहीं गिने जाएंगे, उन पे भले 2% हो, वहाँ पे तो काम शुरू होगा। फिर आगे भी देखते सके, ऐसे भी कोई तर्क कर सकते हैं कि उद्योग, खनन भी एक उद्योग है। जी, तो आप एक उद्योग के लिए आप परमिशन देंगे तो दूसरे उद्योग के लिए उद्योग भी भी अपने दे, आप उठेंगे। तो फिर इसका तो कोई अंत ही नहीं है। जी तो मेरे ख्याल से अरावली में छेड़छाड़ नहीं हो तो ही जी। बेहतर है। सर, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके अंदर ऐसा कहा गया है कि हालांकि ये कहा गया है कि 100 मीटर की ऊंची जो पहाड़ियाँ होंगी उसके ऊपर की वही अरावली क्षेत्र में आएंगी, उसकी कम की नहीं आएंगी। तो ऐसे कम से कम सर 90% पहाड़ियाँ जो है वो एक तरीके से संरक्षण क्षेत्र से बाहर हो चुकी है। 90% सेक्शन से बाहर हो चुकी है, जिसमें से मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा अरावली जो है वो राजस्थान में है, और माउंट आबू और हमारा जो उदयपुर है वो ज़्यादा उस क्षेत्र में आता है। 90% पहाड़ियाँ अगर भू संरक्षण क्षेत्र से बाहर हो जाती है, पहाड़ियाँ खनिज के लिए तो सर कट ही रही है। होटल इंडस्ट्री जो खड़ी हो रही है वो अधिकतर मैंने देखा है कि वो पहाड़ियों को काट कर ही खड़ी की जा रही है। तो सर क्या ठीक है? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जहाँ होटल इंडस्ट्री के लिए पहाड़ को काटे जा रहे हैं, उसके लिए तो मैंने विधानसभा में भी कहा है जी कि पहाड़ों को संभालने के लिए सरकार को कोई न कोई पॉलिसी तय करनी पड़ेगी। जी भले अर्बन क्षेत्र हो, भले रूरल क्षेत्र हो, पहाड़ों को तो संभालना है, ये तो मैंने विधानसभा में कहा है। जी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आदेश के ऊपर पहले साइंटिफिक मैपिंग की जाएगी, उसके बाद इस आदेश आदेश को लागू किया जाएगा। पर जहाँ तक आप जानते ही हैं सर कि जब ये आदेश नहीं था तब भी लोग कर ही रहे हैं अवैध खनन, अलग अलग तरीके से अरावली को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और बहुत सी तो वजह ऐसी होंगी जो शायद आप और मैं तो जानते भी नहीं होंगे। तो साइंटिफिक मैपिंग सर कब होगी ये तो पता नहीं, लेकिन सिर्फ एक खिड़की जैसे आपने कहा खोल ही दी है और अब नुकसान होना तय है। तो सर इसको अब कैसे रोका जाए? जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगी कि संसद में पूरा पूरा दिन बैठ के हम बहुत से मुद्दों पे बात करते हैं, शायद वो ज़रूरी भी होंगे, लेकिन क्या प्रकृति पे बात करना, इसको प्राथमिकता के तौर पर लेकर क्या बात नहीं की जा सकती कि पहले ये किया जाए? क्योंकि अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले दिल्ली का AQI सर 400 पार हुआ है। दिल्ली की बात करें सर, वहाँ पर आप सांस नहीं ले सकते, वो इतनी जहरीली हो चुकी है। अगर अरावली कटती है तो रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ता है, हमारे पास वाटर रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, वन्य जीवों के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है सर, वो शहरों की तरफ ही दौड़ने वाले हैं। ये जो असंतुलन होने वाला है, तो सर आपको नहीं लगता कि सबसे पहले संसद में या किसी भी जगह पर राजनीतिक क्लेशेस को दूर करके दोनों पार्टीज को एक बार इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए? पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जो हम सब पे इफेक्ट करता है, तो जी सर। लॉजिकली जो आप बात कह रहे हैं कि दोनों पार्टीज को साथ मिल के पर्यावरण के विषय पे ध्यान देना चाहिए, जी वो तो बिल्कुल सर। ज़रूरत तो है ही। जी और जो पर्यावरण के आज के जो कानून हैं उनको लागू करने पे भी ध्यान देने जी की आवश्यकता है, कि जैसे नुकसान तो हो रहा है पर्यावरण में, जो भी कानून आज के दिन हैं फिर भी नुकसान हो रहा है। जी और ये जो अभी का जो कानून है, अब इसको इसके ऊपर बात करना, एक तो सांसद में विधानसभा में चर्चा तो हो सकती है, लेकिन ये एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो अगर वो आदेश को वापस लेना है या उसके खिलाफ कोई अपील करनी है तो वो तो कोर्ट के द्वारा ही होगा। बात सब यही आती है कि सर है ना, अब ये किसी छोटे मोटे कोर्ट ने आदेश पारित किया होता तो शायद आसान होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो थोड़ा सा लोगों के लिए असमंजस यही है कि उसके ऊपर तो कोई कोर्ट ही नहीं है। तो ऐसे लेकिन में अगर लोग अपने जो मन की बात है जो सामने रखें जी और बड़ी संख्या में रखें, तो फिर सरकार को इस बात की संज्ञान तो लेना पड़ेगा, और फिर सरकार खुद कोर्ट में भी जा सकती है इसको जी रिवीजन के लिए। जी तो ऐसे इस तरह से कदम तो उठा सकते हैं लीगली। जी। सर आप काफ़ी नॉलेज रखते हैं हर चीज़ के मामले में, आप काफ़ी देश विदेश भी घूमे हैं। क्या आपको लगता है हमारी देश की आर्थिक नीति बनाम पर्यावरण नीतियों में
आपको लगता है कि संतुलन है, थोड़ा कमज़ोर है हमारी पर्यावरण नीतियाँ? जब आर्थिक विकास की बात आती है तो हम पर्यावरण को थोड़ा साइड में कर देते हैं। इस बात को मैं काफ़ी हद तक मैं आपकी बात को सही मानूंगा, क्योंकि पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, हम उदयपुर, अभी आज उदयपुर में बैठे हैं, भले नाथद्वारा में भी हम जाएं तो पर्यावरण का नुकसान तो साफ जाहिर है, दिख रहा है। ज़ाहिर सा। और ये सब किया जाता है प्रगति के आड़ में कि जी, ये डेवलपमेंट है। बात तो ये सही है कि जनसंख्या तो बढ़ेगी, जो जी, लोग आने, जो पर्यटक हैं वो तो बढ़ेंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आप पर्यावरण का नुकसान करके उनके लिए जगह बनाएं। जी, जी, क्योंकि उदयपुर का ही उदाहरण ले लें कि जहाँ शहर एक तरफ बढ़ सकता था, अब हम पश्चिम की तरफ क्यों जा रहे हैं, जहाँ वहीं पहाड़ है वहीं हरियाली है। जी, तो आप डेवलप कर सकते हैं, आगे और फैसिलिटीज़ बना सकते हैं, लेकिन पर्यावरण का नुकसान करके आगे करना, वो तो फिर वो सही नहीं है, ये असंतुलित है, जी। संतुलन तो नहीं है। सर, पर्यटन का जब हमारे सामने एक रखा जाता है उदाहरण, कि पर्यटन के लिए ये सब किया जा रहा है, तो सर हम क्या ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा नहीं दे सकते? जैसे कि मेरे सामने एक उदाहरण था, पद्मश्री श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी से जब मैं मिली थी, उन्होंने अपने पेपलांद्री में बहुत सुंदर, इतना सुंदर वो बना रखा है कि लोग वहाँ आते हैं और प्रकृति के बीच में रह के और छुट्टियाँ मनाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो क्या सर आपको लगता है कि अगर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तो उससे रोजगार, जो हम बार बार समस्या रखते हैं, ग्रामीणों को रोजगार भी मिलता है, सर शहरों की तरफ पलायन भी उनका रुकता है और हमारी प्रकृति भी संतुलित रहती है? यह भी सही बात है, एक तो ग्रामीण की तरफ अगर हम पर्यटन को एक्सपेंड करें, और दूसरी बात है कि जैसे हर शहर की अपनी एक पहचान होती है। उदयपुर जाना गया है पर्यावरण के लिए और इतिहास के लिए, लेकिन अगर आप पर्यावरण का ही नुकसान करोगे तो जी, फिर पर्यटक उदयपुर आके देखेंगे क्या? जी, तो आप जिस चीज़ के लिए कोई शहर जाना जाता है उसी को आप संभालें और उस जी, हिसाब से उस शहर को पर्यटकों के लिए तैयार रखें। जी, और जहाँ रूरल टूरिज़्म की बात है, यह भी एक एवेन्यू है, जी, जहाँ एम्प्लॉयमेंट की एवेन्यू है और डेवलपमेंट का भी एवेन्यू जी, तो ज़रूर है। जी, जी, और ये ऐसे अनेक तरह के दूसरे भी एवेन्यूज़ हैं जहाँ आपको इतना नुकसान नहीं करना पड़ेगा जी, पर्यावरण को। जी, क्योंकि उदयपुर तो वॉज नोन एज ए सिटी ऑफ गार्डन्स एंड लेक्स। जी, बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं कि सर, गार्डन तो सब गायब हो हमारे गए और पूर्व हमने अपने बड़ों से सुना था कि उदयपुर में 100 झीलें थी। आज हम गिन चुन के 2-3 ही सुनते हैं, सर फतेहसागर, पिछोला, दूधतलई या बड़ी। वो 100 झीलें शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन आपके पूर्वजों ने तो वो एंजॉय भी की होगी। हमारे लिए तो सिर्फ वो किस्से और कहानियाँ रह गई है। और जो पानी के जो क्वालिटी है उसको भी आप देखें क्या जी, बिल्कुल, क्वालिटी बिल्कुल। बना के छोड़ दिया है। हुँ, हुँ। और ये अटेंशन तो देने की ज़रूरत है। जी सर। महाराणा साहब, आप मुझे बताइए कि मेवाड़ सिर्फ एक आप ऐतिहासिक विरासत के प्रतिनिधि हैं, बल्कि एक निर्वाचित विधायक भी हैं आप। ऐसे में अरावली केवल पर्यावरण का मुद्दा है या फिर मेवाड़ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान की भी जुड़ा हुआ विषय है? ऐतिहासिक पहचान भी है, क्योंकि एक तरफ से अगर आप इतिहास के जो बड़े युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, जी, अरावली वहाँ उसको उनका वहीं पे हुए हैं। जी, इतिहास में अगर आप अपने भील भाई की बात करते हैं, उन्होंने पर्यावरण को सदियों से संभाला है, वो जी, भी वहीं रहते हैं। जी, और जहाँ तक आप देखें अरावली का एकदम स्पष्ट है कि अरावली के एक तरफ मौसम कैसा है, पर्यावरण कैसा है, जी, और जी, एक दूसरी तरफ कैसा है। कैसा है? तो अगर आप बीच में, अगर आप अरावली के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये दोनों तो मिलेंगे किसी किसी न किसी जी, तरीके से। और आप जितना भी आप साइंटिफिकली भले आप स्टडी कर लें, लेकिन जो प्रकृति होती है, प्रकृति के कानून से तो कोई जीत नहीं सकता, वो प्रकृति ही जीतेगी। और अरावली को हम अगर सिर्फ ऐसा ना देखें भौगोलिक क्षेत्र के मतलब उससे भी ना देखें, तो भी हमारे इतिहास के साथ में भी ऐसे जुड़ी है कि वो जो छापा या मार युद्ध प्रणाली वगैरह थी, वो बिना अरावली के तो शायद हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं थी। मैदानों में तो ऐसा युद्ध वो संभव ही तो नहीं इट इज़ अ नेसेसरी फैक्टर। आप हिल्स के बिना आप छापा मार यूज़ करेंगे कर ही कैसा, नहीं खुले सकते। मैदान में तो होता नहीं है। जी, तो वो हमारे लिए सदियों से जीवन बचाने के लिए अरावली खड़ी रही है और आज हम अरावली को बर्बाद करने की कगार पे खड़े हैं सर। तो आपको क्या लगता है, एक फर्स्ट इनिशिएटिव सर अभी इन दिनों क्या होना चाहिए अरावली को बचाने के लिए? अ, ये जैसे अब ये आदेश है या जो पहले का नुकसान हुआ है, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे नुकसान होता जा रहा है, ये जी, नहीं कि एकदम से नुकसान हो गया। जी, और एकदम से शायद होएगा भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे तो हो रहा है। आगे भी इसी रफ्तार पे अगर हम चलेंगे जो अभी तक समाचार आए हैं, तो आगे भी नुकसान होगा। जी, तो अब ये, जैसे मैंने विधानसभा में कहा है कि सरकार को कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी जी, कि हम पर्यावरण को और
हमारे अरावली को और देश के दूसरी जगह में भी जो पर्यावरण तो महत्वपूर्ण था सब जगह है, जी उसको कैसे संभालें और उसके साथ डेवलपमेंट भी कैसा हो। जी ये इस पे विचार करने की आवश्यकता है, और कानून बनाना भी नहीं बट ऑल्सो टू इम्प्लीमेंट द लॉ। इम्प्लीमेंट सर, मुझे ऐसा वहाँ लगता पे है भी कानून बनाना तो फिर भी इजी हो जाता है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट हम इतनी स्ट्रांगली नहीं करते। प्लस सर मॉनिटरिंग, जो मुझे लगता है मॉनिटरिंग की सबसे ज़्यादा कमी है। शायद हमारी पर्यावरण नीतियाँ ऐसी है कि अगर उसमें से हम 40% भी अक्षरश पालन करना शुरू करें तो शायद कुछ हद तक प्रकृति को हम बचा सकते हैं। लेकिन सर शायद मॉनिटरिंग की भी कहीं ना कहीं कमी आती है कि सरकार से, केंद्र सरकार से कोई कानून बन के आ रहा है लेकिन स्टेट तक आते आते वो ढीला हुआ, शहरों तक आते आते ढीला हुआ, और उसके बाद वो धीरे धीरे आप देख रहे भ्रष्टाचार इस क्षेत्र में भी घुसा हुआ है। वो आपने कह दिया, मैंने अभी तक कहा नहीं, लेकिन आपने कह दिया कि जब भ्रष्टाचार होता है तो आप कानून 1000 बना दे, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। जी, पर सर अगर यहाँ पर हमने भ्रष्टाचार घुसाया सर तो हम तो, हमारा तो वजूद ही मिट जाएगा। हम जिन चीज़ों के लिए आज लड़ रहे हैं, जैसे कि काफ़ी सारे मुद्दे मैंने अभी आपसे कहा है कि अ, संसद में बैठ के हम बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत करते हैं, बहस करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मुझे लगता है कि प्राथमिकता पे अभी एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे देश की भौगोलिक स्थिति जो है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही। सिर्फ अरावली की बात सर नहीं है, हम रिसेंटली उत्तराखंड का उदाहरण देखिए, जब वो इतना विभत्स हुआ था तो वो भी छेड़खानी वहाँ की गई थी, तो इतना भयानक नज़ारा प्रकृति ने हमें दिखाया। हम हर जगह देखते हैं कि प्रकृति बार बार हमें इशारा करी, चाहे कोरोना काल रहा हो, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ तो समझने की सर किसी न किसी को तो जरूरत है कि एक इंसान तो कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकता, पर आवाज़ भी उठाता है और पीछे कारवां चले तो कुछ तो हो ही सकता है। आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आप प्रकृति के साथ मुकाबला करें। मुकाबला करें। आप प्रकृति के कानून को देखते हुए, अगर आप साइंस और इंजीनियरिंग की बात करें जी तो आप प्रकृति को साथ लेके आप कैसे उस पे ऊपर काबू तो गलत शब्द होगा, लेकिन प्रकृति को साथ लेके आप अपना संतुलन काम आगे कैसे कैसे कर बढ़ाएं। सकते हैं। ये नहीं कि प्रकृति को नुकसान करते हुए कोई कंपटीशन नहीं है, जी तो प्रकृति को भी संभालना है और उनको साइंटिफिकली यूज़ भी वैसे करना है। जी। तो सर आप आजकल आज के जो हमारे युवा हैं, हालांकि मैं इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से लोगों को देख रही हूँ, लोगों का इस कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर काफ़ी आक्रोश दिख रहा है। मैंने काफ़ी इन्फ्लुएंसर, छोटे छोटे बच्चों को इस टॉपिक पे बात करते हुए देखा है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो अरावली का महत्व जानती है सर। उन्हें पता है कि उनके लिए अरावली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन सर क्या हो कि आज जिनके हाथ में वो ताकत है जो अरावली बचा सकते हैं, अगर वो ही गलत फैसला ले रहे हैं तो फिर हमारी आने वाली जनरेशन का सर क्या होगा। एक तो है, मुझे ये कहना है कि इट इज़ वेरी अच्छी बात है कि सब लोग जानते हैं जी अरावली सर, की महत्वपूर्णता, महत्वपूर्णता। लेकिन जहाँ तक इस आदेश की बात है, हम आदेश को पूरी तरह से समझ लें, और जब भी हम कोई तर्क सामने लाएं तो आदेश को ध्यान में रखते हुए तर्क लाएं। जी यह ना हो कि हम तर्क कर रहे हैं वो सारा गलत हो। जी लेकिन अरावली की जो महत्वपूर्णता है उसको संभालने की तो ज़रूरत है, जी। इसका मतलब ये तो ज़रूरी बात है। हम्म। और अगर हम बड़े अरावली हो कि प्रकृति को हम नहीं संभालेंगे तो अब वो हमें रिवर्ट बैक देती है सर, फिर हम सॉरी वो रिवर्ट दे ही देती है हमें, कभी ना हाँ, कभी बता ही हमको देती है। हमको शिक्षा मिल जाती है, बिल्कुल और शिक्षा डंडे देती से है। शिक्षा मिलती है। जी तो प्रकृति के ऊपर ध्यान तो देना ज़रूरी है, जी संतुलन बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है। जी और आज की भी जो पीढ़ी है, मेरे ख्याल से आजकल थोड़ा सा जो नई नई पीढ़ी है उनको थोड़ा सा ज़्यादा अवेयरनेस है जी अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, और इसी बात को आगे लेके जाना ज़रूरी है। जी सर। तो सर मैं, एक तो ये कि आप हमारे मेवाड़ के महाराणा हैं, और आपकी पीढ़ी ने सदियों से अरावली की रक्षा की है। अब ये जिम्मा कहीं ना कहीं आपके कंधों पर भी आ ही जाता है सर। तो आपसे ये उम्मीद हमें रहती है कि इस बात को आप सरकार तक ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि आप सरकार से जुड़े हुए हैं। आपकी कही हुई बातें आम जनता के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, वो आपकी कही बातों को अक्षरश लेते भी हैं। और एक उम्मीद है हमें आपके द्वारा कि आप सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं कि इस चीज़ के ऊपर आपने ये आदेश तो चलिए अभी आया है, इसका कुछ और भी होंगे, जैसे कहा है कोर्ट ने भी कि साइंटिफिक मैपिंग होगी। सर ये बात अभी नवंबर की है, लेकिन इससे पहले से ही हम देख रहे हैं कि खनन भी जारी है, और भूमाफिया की तो आप बात ही मत कीजिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, होटल इंडस्ट्रीज़। तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत जल्दी प्राथमिक तौर पे फटाफट जितनी जल्दी हो सके कोई ना कोई कदम उठाना सर
बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ सर कि आप ज़रूर इसमें ये कुछ बहुत करेंगे। ज़रूरी है। और जहाँ तक रिफॉरेस्टेशन की बात है, जी वो मुद्दा भी मैंने उठाया है। और आगे जाके एक और मुद्दा है कि जहाँ हर शहर में जनसंख्या बढ़ रही है, जी जी और हम जगह जगह में देखते हैं कि कभी फॉरेस्ट लैंड या फॉरेस्ट शहर के पास बहुत करीब आ चुका है, कई जी जगह ज़्यादा कट गया है। जी जी तो आगे जाके जो भी शहरों के नक्शे हैं, जो भी प्लान है आगे के, छोटे शहर, बड़े बड़े शहर, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कंसोलिडेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया एज वेल एज ऑफ द सिटीज़, इसके लिए भी एक प्लान तो बनाना है आगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो सर आप हमारे प्रतिनिधि हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हम आम लोगों की आवाज़ जो है वो ऊपर तक पहुँचाएंगे। बात तो मैं पहुंचाऊंगा। जी और मेरे विश्वास है कि सरकार को बात को, तो लोगों की बात है तो सरकार को लोगों की बात पे ध्यान तो देना पड़ता है। जी सर, अंतिम संदेश जो कोई आप पर्यावरण के विषय में देना चाहेंगे हमारे आज के युवाओं को? अ, एक तरफ से अगर, एक तो हम बात तो कर रहे हैं कि हम पर्यावरण को संभालें, लेकिन हमें सबसे पहले यह बात समझनी पड़ेगी कि पर्यावरण हमें संभालता है। जी और ये जो हम कर रहे हैं वो तो इट इज़ इन रिटर्न। राइट। तो उस नज़रिए से अगर हम पर्यावरण को देखेंगे तो शायद बेहतर होगा। जी तो जैसा कि अभी आपने सुना कि महाराणा विश्वनाथ जी ने आपके सामने हर बात बहुत अच्छे तरीके से रखी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी ज़रूर है, आदेश पास हुआ है अभी, उस पर भी कोर्ट ने ये कहा है कि साइंटिफिक मैपिंग अभी ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले से ही हम देख रहे हैं कि बात सिर्फ अरावली की नहीं, पूरे देश के पर्यावरण की है। अगर हम पूरे विश्व की भी बात करें तो हम इंसानों ने ये मान लिया है कि इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है, अन्य वन्य जीव या अलग स्पीशीज़ जो हैं उनके कोई जगह नहीं है। हम हर किसी का अधिकार जो है वो छीनते जा रहे हैं। लेकिन जब प्रकृति आपको देती है तो पलट के वार भी कर ही देती है, लेकिन ऐसा ना कीजिए, प्रकृति सबके लिए है। अरावली को बचाना हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय इसीलिए होना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ हमारी एक भौगोलिक ढाल नहीं है, हमारा पानी का स्तर उस पर डिपेंड करता है, रेगिस्तान का कद उससे रुका हुआ है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते। वो सारी चीज़ें अरावली ने सदियों से रोक रखी है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए और संयम के साथ सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं कि अरावली एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर कोई भी राजनीति की जाए या पर्यावरण को ताक में रखकर हम किसी भी तरह का आर्थिक विकास करें। क्योंकि अगर पर्यावरण ही रहेगा तो इंसान ही नहीं रहेगा, और जब इंसान ही नहीं रहेगा तो विकास को करके करेगा क्या? ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को बैग देना चाहते हैं कंधे पर, या आने वाले समय में आप चाहते हैं कि उनके पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, पानी की एक छोटी सी बूंद हो, और वो आज जो स्पीशीज़ हम देखते हैं या आज जो प्रकृति ने हमें दे रखा है वो देखें, वो उन्हें संग्रहालय में देखने को मिले। ये आप और मैं ही तय करेंगे, ये हमारी आज की जनरेशन तय करेगी। मैं हूँ रजनी कौर, न्यूज़ अफेयर 24 से इसी तरीके से बेबाक मुद्दों पर आपसे मिलती रहूंगी और आपसे बातचीत करती रहूंगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और मैं विश्वनाथ जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि बहुत समय कीमती आपने मुझे दिया है और इतने अच्छे तरीके से ये आपने बातों विषय को रखा कीमती है। है, विषय ज़्यादा कीमती है। अब सर ये तो आपका, जी बिल्कुल सर, ये विषय बहुत कीमती है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी नमस्कार।